नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है या नहीं की है, उन्हें डीयू की डिग्री मिली है या नहीं मिली है, यह सवाल आज फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल इस मामले पर दायर एक याचिका पर डीयू की तरफ से यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिल्ली उच्च न्यायालय को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो इसे अजनबियों के सामने नहीं दिखाएगा। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष ये दलील दी है। इस दलील से जाहिर है कि मोदी की डिग्री को न दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, और ये कोशिशें क्यों हो रही हैं, ये एक दिलचस्प सवाल बना हुआ है। खैर, इससे इतर मोदी फिर से डिग्री विवाद में अगर उलझ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी बिहार में कितने उलझे हुए हैं, इसकी भी चर्चा तेज है। क्योंकि कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश बाबू ने मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं निशांत कुमार यानी कि नीतीश बाबू के बेटे ने एक बातचीत में जिस तरह लालू प्रसाद यादव को अपना अंकल बताया है, उस पर भी कयास लग रहे हैं कि क्या अब लालू और नीतीश फिर से पुरानी दोस्ती निभाते नजर आएंगे। खैर, जब तक बिहार चुनाव हो नहीं जाता है दोस्तों, तब तक इस तरह की कई अटकलबाजियां चलती रहेंगी। आप जानते हैं, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी खबरें आएंगी, जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जस की तस। इधर अगले साल असम और केरल में भी चुनाव होने हैं, उसके साथ पश्चिम बंगाल में भी है। असम और केरल, इन दोनों जगहों पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी वक्त कांग्रेस की सत्ता थी, असम में भी थी, केरल में भी थी, और बहुत पहले वाम दलों से पहले पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन खासकर असम और केरल में, इन दोनों जगहों में फिलहाल कांग्रेस बाहर है, सत्ता पर काबिज नहीं है। मगर पहले की गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने अभी से इन दोनों राज्यों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज असम कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की है, और कल केरल के नेताओं के साथ मंत्रणा की जाएगी। बताया जा रहा है कि असम में इस बार गौरव गोगोई पर चुनाव में जीत का जिम्मा है, और साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के बीजेपी की तरफ से आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की रणनीति भी कांग्रेस ने बनाई हुई है। आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले मोदी असम गए थे, और उससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व शर्मा सरकार को यानी हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार को लेकर कई सवाल मोदी से किए थे। यानी कांग्रेस मिशन असम और केरल में लग गई है। वहीं आज महाकुंभ का भी समापन हुआ है, और इस मौके पर एक तरफ सीएम योगी खुद मास्क और दस्ताने पहनकर त्रिवेणी पर सफाई करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इस मौके पर अंग्रेजी में ब्लॉग लिखकर महाकुंभ पर अपने विचार प्रकट किए। हालांकि अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया और इस वक्त सांसद भी हैं, उन्होंने इस पर तंज कसा है। और अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपके सामने लाना चाहता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि 2 मिनट का मौन न सही, महाकुंभ में इतनी बड़ी बात लिखते समय 2 शब्द मृतकों और लापता लोगों के लिए भी लिख देते। सच को छिपाना अपराध बोध की निशानी होती है। ये बात लिख रहे हैं खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अखिलेश यादव। यानी अखिलेश यादव ने बड़े सलीके से अपराध बोध की निशानी बताकर बीजेपी को घेर लिया है। हालांकि ये काम वो लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, और महाकुंभ की अव्यवस्था पर उन्होंने लगातार सवाल भी उठाए हैं। ये और बात है कि बीजेपी कमियों की बात नहीं करती, केवल अपनी पीठ थपथपाती है, और यही कोशिश पीएम की डिग्री दिखाने के मामले में भी आज अदालत में नजर आई है। आपको बता दूं कि तुषार मेहता ने यानी सॉलिसिटर जनरल ने जिस याचिका पर जवाब दिया, वो याचिका 2017 में केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली थी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आवेदक को मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। 2016 में अरविंद केजरीवाल ने पीएम से यानी नरेंद्र मोदी से डिग्री दिखाने की मांग की थी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक नीरज शर्मा ने आरटीआई लगाई थी, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिखाने से इनकार कर दिया था। और अब नीरज शर्मा केंद्रीय सूचना आयोग के पास गए, उस समय गए जब इनकार हुआ, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया केंद्रीय सूचना आयोग ने कि डिग्री आप दिखाइए। इस आदेश पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी कि हम डिग्री नहीं दिखाना चाहते हैं। अब इसी पर तुषार मेहता ने आज अपनी दलील दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्या कुछ उस दलील में है, जरा वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तुषार मेहता एक के बाद एक दलील दे रहे हैं। लिख रहे हैं,
बोल रहे हैं, आज कोर्ट में बोलते हुए नजर आए कि एक छात्र की डिग्री मांगी गई है जो देश का प्रधानमंत्री है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास वर्षवार रजिस्टर है जिसमें सब कुछ उल्लेखित है। डीयू को 1978 में बीए की मूल डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो यहां प्रचार के लिए या किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद से आए हैं। वहीं तुषार मेहता ने निजता के अधिकार का भी हवाला दिया है आज अपनी बातों में, और उन्होंने कहा है कि पुट्टा स्वामी मामले में सर्वसम्मति से एक निष्कर्ष पारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत, जी हां, आर्टिकल 21 के तहत निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार की रक्षा की जाती है। निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ऊपर है, यानी प्राइवेसी का जो अधिकार है वो इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार से ऊपर है, इसलिए हम ये नहीं दिखाएंगे। पुट्टा स्वामी मामले में ये कहा गया था। इसके आगे यही नहीं रुके तुषार मेहता, आगे भी उन्होंने कहा है कि आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। अधिकारियों को यह तय करना होगा कि आपका हित क्या है। वे कहते हैं कि सार्वजनिक हित में इसे दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति 1978 में पास हुआ है, यह उसके सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। आप इसका राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तुषार मेहता इसके आगे भी कहते हैं कि हमारे पास ये है, लेकिन हम इसे नहीं देंगे क्योंकि हम वैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम इसे दिखा सकते हैं। सिद्धांत रूप में हमें इसका विरोध करना होगा, अन्यथा लाखों लाखों आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी। इस दुनिया में बहुत से स्वतंत्र लोग हैं जो एक या दूसरी जानकारी चाहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह की दलीलें तुषार मेहता ने पेश की हैं नरेंद्र मोदी की डिग्री को छिपाने के मामले में, उससे जाहिर हो रहा है कि मोदी की डिग्री दिखाने से बचने के सारे पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है, जो तुषार मेहता कह रहे हैं, तो फिर दिखाकर इस मामले को वहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन 8-9 साल से इस मामले को खींचा जा रहा है। आखिर क्या कारण है, जरा सोचिए। तो किस तरह बैकफुट पर दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी और कैसे बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है विपक्ष, आज इसी पर सवाल करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। और एक बात और भी कि नीतीश पर सवाल जो हो रहा है, नीतीश बाबू पर, और खासकर निशांत ने क्यों कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव हमारे अंकल हैं, क्योंकि जेपी के आंदोलन के समय मेरे पापा और लालू यादव दोनों दोस्त थे और साथ साथ उस आंदोलन में वो लोग भागीदार थे उस आंदोलन के। और इसलिए, और उनसे ये भी पूछा गया कि अगर लालू प्रसाद यादव को आप अंकल कहते हैं, काफ़ी नज़दीकी अपने आपको बताते हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या है? तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के साथ हम गठबंधन में हैं, बस इतना है, इसलिए हम उनको चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी के साथ कल को गठबंधन नहीं रहेगा तो नहीं चाहेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ 1974 वाला रिलेशन बना हुआ है। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की डिग्री से शुरू करेंगे हम। उससे पहले आइए हमारे तमाम साथियों से आपका स्वागत करवाते हैं। हमारे देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं, और जरा नरेंद्र मोदी की डिग्री अगर कुछ नहीं है छिपाने के लिए तो बता क्यों नहीं देते? बड़ा सवाल है, ये वाजिब सवाल है। लेकिन तुषार मेहता सरकार का पक्ष ले रहे हैं, इतना लपेट रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं आर्टिकल 21 से ऊपर तो आरटीआई नहीं है। सारी बातें, हर आर्टिकल अपने आप में किसी से ऊपर किसी से नीचे नहीं है, यह हम सब जानते हैं। जिसकी जहां जरूरत है वहीं वो आर्टिकल है। संविधान की धाराएं जो हैं, अनुच्छेद जो हैं, वो अपने आप में वहीं पूर्ण है। कोई किसी को रोक नहीं रहा है, कोई किसी को काट नहीं रहा। यह तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन उसके बाद जो दलीलें हैं उसमें साफ साफ यह नहीं दिखता डॉक्टर साहब कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को छिपाने की आज भी कोशिश हो रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, पिछले 1 दशक से यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखना चाहता है। आपने पूरी क्रोनोलॉजी देश को बताई। अभी हमारे दर्शक समझ चुके होंगे
कि मोदी की सरकार, उसके तमाम सारे विधिक सलाहकार, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या जो भी होते हैं, वे सब लोग मोदी की डिग्री छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जो तर्क उन्होंने आज दिए हैं वे इतने हास्यास्पद हैं कि लाखों लोग हैं जो जानना चाहते हैं। तो जानना चाहते हैं, इसमें बुराई क्या है? लाखों क्यों, इस देश में करोड़ों लोग होना चाहिए जिन्हें जानने की इच्छा होनी चाहिए। जानना मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है। मनुष्य जिज्ञासु था, इसीलिए तो यहां तक पहुंचा है। जानने की प्रक्रिया में ही तो मनुष्य ने तमाम आविष्कार किए, हवाई जहाज बनाया, और हम आज आईटी के उस दौर में हैं जहां एआई के जरिए न जाने क्या क्या जानने की कोशिशें हो रही हैं। तो तुषार मेहता को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है कि लाखों लोग जानना चाहेंगे और बहुत सी जानकारियां लेना चाहेंगे? तो लेने दीजिए ना। आखिर यूपीए की सरकार ने सूचना का अधिकार इसीलिए तो दिया था कि इस देश में सब कुछ पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। राजीव जी, प्रसंगवश बताना चाहता हूं, मेरे पास कक्षा 1 से लेकर, मैं भिंड जिले में नेहरू बालवाड़ी नाम का स्कूल था, वहां कक्षा 1 में पढ़ा हूं। मेरे पास उस कक्षा 1 की मार्कशीट भी है। उसके बाद डबल एमए और पीएचडी तक सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद है। अगर कल को कोई मुझसे जानना चाहे कि मैंने हिस्ट्री में एमए किया, मिलिट्री साइंस में किया, फिर डॉक्टरेट किया, उसका जो मेरे पास डॉक्टरेट का जो प्रमाण पत्र है वो देखना चाहे, मुझे एक पल भी नहीं लगेगा दिखाने बताने में। डॉक्टर राजीव रंजन को भी तकलीफ नहीं होगी, आप भी बता देंगे कि आपने कहां कहां क्या पढ़ाई की, आप रूस में पढ़े तो वो बता देंगे। इसमें इतनी असुविधा क्यों है? ये तो गर्व का विषय होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पढ़ाई की है, वो डिग्री हासिल की है जिसमें वे दुनिया के एकमात्र परास्नातक हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले वे एकमात्र व्यक्ति हैं। कम से कम हम लोगों ने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि इस विषय में कोई और भी एमए हो। उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, पढ़ाई है, वो उस दौर की है जो आपातकाल का दौर था, जिसमें वे दावा करते हैं वे भूमिगत थे, अंडरग्राउंड रहकर इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उसी भूमिगत दौर में वे परीक्षा भी दे आए डीयू की। उसके बाद वे 72 की लड़ाई में, उससे पहले क्षमा कीजिए, बांग्लादेश युद्ध में भी शामिल थे। तो नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन एक तिलिस्म है। मालूम नहीं पड़ता उनके जीवन में सच क्या है और झूठ क्या है। वे 35 साल भिक्षावृत्ति, भिक्षाटन करने का दावा करते हैं। उन्हीं 35 सालों में वे यूनिवर्सल स्टूडियोज, हॉलीवुड के दरवाजे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं 35 सालों में भिक्षाटन के दौर में एफिल टावर के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हीं 35 सालों में भीख मांगते मांगते हुए व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हीं 35 सालों की ये डिग्रियां हैं जिसके बारे में देश जानना चाहता है। अच्छा, सबके सामने नहीं दिखाना चाहते, किसके सामने दिखाना चाहते हैं? चुपचाप अदालत के जज के बगल में जो चैम्बर होता है उसमें जाकर XYZ को दिखा देंगे तो उससे क्या बच जाएगा? और सब लोग अगर उनकी डिग्री देख लेंगे कि बीए में उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री था, सोशियोलॉजी था, भूगोल था, किसमें कितने नंबर उन्हें मिले, अच्छा है ना, उनका मान बढ़ेगा कि पढ़े, हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, उनकी डिग्री असली है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, डिग्री की कोई जरूरत नहीं सार्वजनिक जीवन में। डिग्री किसी की योग्यता का प्रमाण है भी नहीं। दुनिया के तमाम लोगों के पास डिग्रियां नहीं है। फिलहाल भी पिछले आधुनिक समाज में, इस आधुनिक युग में भी बड़े बड़े आविष्कार करने वाले लोग स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का शिक्षित होना अशिक्षित होना उतनी मान्यता नहीं रखता जितना डिग्री को छुपाने की कोशिश है। आखिर छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और अंतिम बात, उनके निजी जीवन को लेकर भी रहस्य रहे हैं। उनकी वैवाहिक स्थिति जो है, वे जब गुजरात में चुनाव लड़ा करते थे तो अपने उस कॉलम में जो नामांकन भरना होता है अविवाहित लिखा करते थे। बाद में उन्होंने विवाहित लिखना शुरू कर दिया। अगर सचमुच इस देश में कानून अपना काम करे तो जितने चुनाव में उन्होंने अपने आप को अविवाहित लिखा था, या जितने नामांकन पत्रों में शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में उन्होंने डिग्री का उल्लेख किया है, अगर वे गलत साबित हो जाएं
तो उनके तमाम पिछले चुनाव नल एंड वॉइड घोषित हो जाना चाहिए। नामांकन दाखिल करते समय गलत सूचना देना, सूचना को छुपाना, संपत्ति का विवरण गलत देना, ये सब नियमों का उल्लंघन है। लेकिन शायद इस देश का कोई कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता। इसलिए तुषार मेहता जो कह रहे हैं कि आरटीआई का जो एक्ट है वो अनुच्छेद 21 से ऊपर नहीं है, ये भी उसी तरह की एक बेशर्म कोशिश है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी की जो महानायक की छवि है उसे बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि उनकी डिग्री संदिग्ध है। आखिरी बात, अमित शाह ने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई थी, उसके बारे में चंद मिनट में ऐसे प्रमाण आ गए थे कि वो उस फॉन्ट में बनी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने उस वक्त तक बनाया ही नहीं था। उसमें तारीख गलत लिखी हुई है, वो तारीख जो है वो इतवार की तारीख है। इतवार को विश्वविद्यालयों में डिग्री नहीं बनती। तो इस तरह के तिलिस्म से इस देश को निजात तो मिलनी चाहिए, सच्चाई तो सामने आना ही चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सच्चाई तो सामने आना ही चाहिए, निजात मिलना चाहिए, कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, पता चलना ही चाहिए कि हाँ डिग्री और लाखों लाख की बात नहीं, बात यहाँ देश के प्रधानमंत्री की है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अगर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी डिग्री फर्जी है, तो प्रधानमंत्री की अपनी छवि होती है, उस पद की गरिमा होती है, और इसलिए उनको अपनी डिग्री सार्वजनिक कर देनी चाहिए। डीयू दिखाए ना दिखाए, प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डिग्री को सबके सामने, डिग्री ही नहीं बल्कि उससे संबंधित तमाम दस्तावेज, 2 मिनट लगेगा उनको डीयू में ये कहने में, ये ऑर्डर देने में, और तमाम दस्तावेजों को मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने कर दें, और ज़्यादा और भी ज़्यादा इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं प्रदर्शनी लगा दें। ये इसकी ज़रूरत है आज की तारीख में। एग्जीबिशन उनकी डिग्री में और पैसा लगा दें, 10-10 रुपये देकर जाइए आप, लाखों कमाई हो जाएगी, पीएम फंड में उसको दे दीजिए। एक सुझाव है बस। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है यहां पर प्रधानमंत्री की डिग्री को छिपाने की आखिर कोशिश क्यों हो रही है? हम बिहार भी चलेंगे, हम इधर शकील जी से जरा पूछेंगे कि असम और केरल की कांग्रेस की तैयारियां क्या चल रही हैं। आज असम के लिए कांग्रेस की बैठक हुई है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक ली है, कल केरल के लिए बैठक है, धुआंधार बैठकें चल रही हैं कांग्रेस की। उसके क्या कारण है ये सब समझेंगे शकील जी से। लेकिन जरा आपसे समझना चाहता हूं प्रेम कुमार जी कि आखिर डिग्री को छिपाने और जो दलीलें यहां पेश कर रहे हैं तुषार मेहता, उन दलीलों में कितना दम है? आर्टिकल 21 का हवाला, पुट्टास्वामी केस का हवाला दे रहे हैं यहां पे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर हम इसको बचा के, छुपा के क्यों रखना चाहते हैं। जी जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, अब तक जो बात समझ में आई है वो ये है कि अगर वो डिग्री बता देंगे तो देश दुनिया के लोग उनसे, देश भर के लोग कुछ और पूछने लगेंगे, फिर कुछ और जानने लगेंगे, कितनों को हम जवाब देते फिरेंगे, ये उनका भाव और सार दिखता है। लेकिन डिग्री जो है वो चीज है जिसको कि आप उल्लेख करके या आगे बढ़ते हैं, अपना करियर का एक बायोडाटा बनाते हैं। आप जब बता रहे थे किसी बहुत पहले एक पत्रकार को, राजीव शुक्ला जी को इंटरव्यू में दे करके कि वो 4वीं पास भी नहीं है या 7वीं पास, मैं भूल रहा हूँ, 4वीं या 7वीं पास भी नहीं है, जब वो बता रहे थे तो उसके बाद अचानक से जब लोगों के नजर में आई कि ये तो डिग्री होल्डर हैं और पॉलिटिकल साइंस में और इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया हुआ है इन्होंने, तो आश्चर्य लगा। लोगों ने जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, कैसे हो गया कि जो 7वीं पास नहीं किया वो कैसे आगे बढ़ा होगा। तो इस बीच भी किसी की किसी से दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन जब आप बहुत सारे चुनाव लड़ते हैं, अपनी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करते हैं और उसमें कुछ फर्क नजर आता है, तब वो वैधानिक बात बन जाती है। ठीक कहा डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कि अगर वो नहीं भी पढ़े लिखे होते, भाई हमारे देवीलाल जी तो नहीं पढ़े लिखे थे, अंगूठा छाप थे, भाई राबड़ी देवी तो नहीं पढ़ी लिखी थी, अंगूठा छाप थी, तो कौन डिग्री मांग रहा है उनसे? कोई नहीं मांगता। लेकिन आप क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या जो बता रहे हैं वो सच नहीं है? यही प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। आपको प्रश्न बताने में क्या है? अरे आपने जिस साल डिग्री ली हुई होगी उसकी भी जयंती आएगी। 1 साल डिग्री के हो गए, 2 साल डिग्री के हो गए,
डाल दीजिए ट्विटर पे कि देखिए आज हमारे 10 साल हो गए पीजी किए हुए, हमने इस तरह से, तो लोगों की जो भी है वो तरीके से शंका खत्म हो जाएगी। किसी ने मांगा भी नहीं, हमने बता भी दिया। तो आप तो बहुत सारे तरीका जानते हैं अपनी शैक्षणिक योग्यता को बताने के लिए। अदालत पहुंच गया कोई मामला, यही आपके लिए शर्म की बात है। अदालत पहुंच गया, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? वहां बताना पड़ रहा है कि हम डिग्री क्यों बताएं। अरे अदालत में तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए बताएं क्योंकि आपने एफिडेविट करके तमाम जगहों पर दिया है, इसीलिए बताएं। अब हम इसको बताएंगे कि उसको बताएंगे? आप क्या पर्सनल काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ करके? आप पॉलिटिकल लाइफ में है ना, पर्सनल काम करिए तो बताइए, किसी को मत बताइए। अपने चचेरे भाई से, अपने भाई से छिपाइए कि उनका, वो हो सकता है उनका भाई उनसे ज्यादा नंबर लाया हो, तो वो बताने में शर्म आ सकती है, छुपा सकते हो, पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन अब नंबर लाया कि रैंक लाया, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि डिग्री सही है कि नहीं सही है। सवाल वो उठ रहे हैं। आप जिन डिग्री को सामने रख करके आपने राजनीतिक पायदान चढ़े हैं, अगर वही झूठे हैं तो आपकी सारी दलील, आपका सारा चरित्र, आपका सारी शिक्षा, आपका सारा विश्व गुरु बनना, सब दलील है, सब दलील थोती है, झूठी है। तो वो उसका डर लगता है कि दुनिया के सामने जब ये बात सामने आ जाएगी कि ये फर्जी है, झूठी है, तो मुंह किसको दिखाएंगे। लेकिन अब ये छिप नहीं सकता, अब आज न कल उनकी डिग्री सामने आनी ही है। अरे हाई कोर्ट नहीं बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ये सरकार नहीं बताएगी, दूसरी सरकार बताएगी। लेकिन आपको ये छिप नहीं सकता कि फर्जी डिग्री के आधार पर ये आगे बढ़े। अगर फर्जी डिग्री नहीं है तो हम तो डीबी लाइव पर बोल रहे हैं कि साबित कर दीजिए कि फर्जी नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि आपकी फर्जी है। अब यही तो सवाल रह गया है, फर्जी है और आपको साबित करना है फर्जी नहीं है। अब जिसके ऊपर आरोप होता है हमारे संविधान में, तो उसी को साबित करना पड़ता है। अगर एक सबसे बड़ी चीज ये भी है प्रेम कुमार जी कि उन्होंने, तुषार मेहता ने जो दलील दी है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें यह कहा है कि मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो प्रचार के लिए या किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद से आए हैं। अब बताइए, आरटीआई का कानून, आप भी जाते हैं पूछने के लिए, आरटीआई के कानून के तहत हमने कोई जानकारी ली, हम अपने ही काम के लिए, पत्रकारिता के तहत ही कुछ खबरें हमको लेनी है, हमने आरटीआई के तहत, सूचना का अधिकार के तहत एक आवेदन लगाया, 10 रुपये का स्टाम्प लगाया और उस पर हमने दे दिया। हम आप क्या अजनबी हैं? या जिसने, आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसने ये सूचना का अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी थी 2017 में, 2016 में पहले अरविंद केजरीवाल इस पर सवाल उठाते हैं, उसके बाद 2017 में इधर से लगता है सूचना के अधिकार के तहत दिया जाता है, और डीयू ये नहीं देता है, ये जानकारी नहीं देने के कारण इनको जाना पड़ता है सीधे केंद्रीय सूचना आयोग के पास। सूचना आयोग जो है वो डीयू को फटकार लगाते हुए कहता है कि आप जानकारी दीजिए, लेकिन इस आदेश, इस फटकार पर रोक लगाने के लिए सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है वहां कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अब यहां 5 साल बाद, 5 साल नहीं 17 के बाद आज 25 यानी 7 साल बाद सुनवाई हो रही है। और सुनवाई के दौरान यह कहा जा रहा है कि यह निजता का अधिकार है और किसी भी अजनबी के सामने हम क्यों देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला रखें। देश के प्रधानमंत्री क्या इस देश के नागरिकों का उन पे हक नहीं है क्या? प्रधानमंत्री चुने कैसे गए हैं? भाई चुने तो गए हैं वोटिंग से, जो सांसद बनाए गए उनके जरिए। तो ये बड़ा सवाल है प्रेम कुमार जी। जी देखिए, हम इसमें ये बात जोड़ना चाहते, कहना चाहते हैं कि कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मंशा राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, क्या है, इसकी बड़ी चिंता हो रही है आपको। तो सूचना का अधिकार खत्म कर दीजिए। और कोई व्यक्ति सूचना छिपा रहा है तो उसकी राजनीतिक मंशा कुछ भी नहीं है क्या? आपकी राजनीतिक मंशा सबसे पहले उजागर होती है कि आप उस सूचना को छिपा रहे हैं जिस सूचना में वेरिएशंस है, बदलाव हैं, और इस बदलाव का कारण जनता जानना चाहती है कि भाई कैसे कभी आप 7वीं पास भी नहीं होते और कैसे कभी आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ले लेते हैं। इसका फर्क देश जानना चाहता है।
आप इस सच को छिपाएंगे, इसके पीछे राजनीतिक मंशा अधिक लगती है। ये बात है। बाकी तो आरटीआई का कानून, हम किसी भी मंशा से सूचना लेना चाहे, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आरटीआई हमको इनेबल करता है सूचना लेने के लिए। आप कौन होते हैं सूचना का कारण समझने वाले? व्यक्तिगत, थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। नितांत व्यक्तिगत चीज ये नहीं है। तब जबकि आप ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन इसका कर चुके हैं सार्वजनिक चीजों में, जहां पर कि बायोडाटा बताया जाता है, चुनाव से पहले सारी जानकारी बताई जाती, कितने मुकदमे हैं, केस है, सब बताए जाते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता भी बताई जाती है। तो शैक्षणिक योग्यता पर जब सवाल उठ रहे हैं तो उसको भी बताना पड़ेगा। इसीलिए कहीं से भी यह दलील उचित नहीं लगती है। आप टाल रहे हैं, इसका मतलब शंका गहराता जा रहा है। जितना आप इसको टालेंगे उतना हमें शक गहराएगा, और वो तमाम बातें जो अभी डॉक्टर साहब ने कही कि भाई आप अतीत में जो कुछ थे, उस दौरान जो भी दायित्व का निर्वहन किया, सब नल भी हो भी जाएगा, और नल होने के साथ साथ हम ठगे हुए महसूस होंगे। वो क्रिमिनल भी कहला जाएगा, भूत लक्षी प्रभाव से वो क्रिमिनल क्राइम कहलाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डॉक्टर राकेश पाठक जी ने जो सवाल यहाँ उठाए हैं बहुत वाजिब हैं कि अगर जांच करना है तो आप नरेंद्र मोदी जी जब सार्वजनिक जीवन में आए, चुनाव में आए, और जिन जिन चुनावों में उन्होंने जो वहाँ लिखा है अपने बारे में, जो जानकारी उन्होंने दी है, उन जानकारियों को ज़रा मिला लिया जाए कि उसमें कहाँ क्या लिखा है, उससे पता चल जाएगा। लेकिन आखिर क्या इस देश में ये होने जा रहा है, होने दिया जाएगा? आज गुजरात जाइए, आप पता करने की कोशिश कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब विधायक बने तो उन्होंने क्या लिखा था वहाँ अपने आवेदन में, फॉर्म बी फॉर्म में। उसके बाद फिर आप और आगे आइए, जब प्रधानमंत्री के लिए यहाँ और बनारस से चुनाव लड़े तब क्या लिखा उन्होंने। इसी दोनों को मिला लीजिए तो डॉक्टर राकेश पाठक जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल वो सच साबित हो जाएगी वो बात। खैर आगे बढ़ते हैं, ज़रा आना चाहता हूं पहले प्रोफेसर रविकांत जी के पास, फिर शकील जी के पास आऊँगा और जरा इधर कांग्रेस की बात समझेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, ये डिग्रियां कैसे बंटती हैं, कैसे मिलती हैं, ज़रा आप बताइए। प्रोफेसर साहब, आपसे बेहतर और कौन बताएगा? हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ लिख के इतनी मुश्किल से डिग्री लेके आए, और यहाँ पढ़े होंगे, बिल्कुल मैं उसमें वो नहीं हूं, लेकिन उनके डिग्री पे वो भी बहुत मेहनत से पढ़े होंगे नरेंद्र मोदी जी। उस जो डॉक्टर साहब बता रहे थे उस दौर में, जबकि देश में उस समय इमरजेंसी की हालत में वो पढ़ रहे थे, भाग भी रहे थे, छुप रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जा रहे थे, एग्जाम दे रहे थे। समझ लीजिए 1978 कितना मुश्किल दौर रहा होगा और कितनी आफत आई होगी नरेंद्र मोदी के ऊपर। मैं कल्पना कर सकता हूं एक स्टूडेंट होने के नाते उस वक्त अगर ऐसी स्थिति हम लोगों के ऊपर आती तो हम लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन मोदी जी पढ़ लिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने डिग्री हासिल कर ली। इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कितनी मुसीबत रही होगी, कितनी मुश्किल से वो पढ़ पाए होंगे, जरा ये बताइए। और साथ साथ ये भी बताइए कि क्या डिग्री को छिपाना अच्छी बात है? आप तो शायद ये नहीं समझाते होंगे अपने बच्चों को। देखिए राजीव जी, डिग्री क्या एक तमगा है हमारे लिए, एक रिवॉर्ड है, लेकिन अब उसको छिपाया जाए तो इसका मतलब क्या है कि दाल में कुछ है, दाल में कुछ काला है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां तो पूरी दाल ही काली है। अभी बहुत सारे दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं, उसी में से मेरे एक साथी ने मुझे मैसेज किया और ये लिखा कि आप सब लोग तो मैट्रिक पास हैं, लेकिन मोदी जी सब ट्रिक पास है, हर ट्रिक में पास है। अब वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस ऐसा कोई विषय नहीं, लेकिन जरा उसका आप देखिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस, इस शब्द पर आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे कोर हो सकते हैं, उसके अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने पूरे तरीके से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, इसीलिए सब ट्रिक पास है वो। सच्चाई ये है, अब मैं इफवर्ट नहीं करना चाहता, सच्चाई ये है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, ये सीधे तौर पर कहा जाना चाहिए।
अगर फर्जी नहीं होती तो दिखा दी गई होती। तो उसमें थोड़ी ना बहाना, हमसे या आपसे कोई कहे कि आप डिग्री दिखाइए तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे, दिखा देंगे। सोशल मीडिया ये हो पे सकता पोस्ट है, कर देंगे उसमें बिल्कुल क्या कर है? देंगे। जी एक बार नहीं, दसियों बार किया होगा। जी तो हमारे लिए तो वो हमारी शान है कि अगर हमने मैट्रिक की है, हमने पीजी की है, पीएचडी की है या एमफिल की है, और बड़े गर्व से हम ये भी बताते हैं कि साहब हमने जेएनयू से पढ़ाई की है, जैसे आपने रूस से पढ़ाई की है। तो इसमें समस्या कहां है? समस्या वही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और उसके बहुत सारे फैक्ट पाठक जी ने दे दिए। जब आप भूमिगत थे तब आप साहब डिग्री ले रहे थे। वो फॉन्ट क्या है बाद में इजाद हुआ, उस फॉन्ट में आपकी डिग्री बनी। जिस तारीख को उस पर सिग्नेचर हुए वो संडे था। तो अब इसमें बचा क्या है? तो जो गोलमोल आप घुमा रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ये फिर 420 हो जाएगी, 420 का मुकदमा हो जाएगा। और अब इस देश के लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो जिन्हें वो विश्वगुरु देख रहे हैं, यही विश्वगुरु है ना राजीव जी। फर्जी डिग्री वाला एंटायर पॉलिटिकल साइंस यही विश्वगुरु है। अब आप समझ लीजिए। और उसका एक और उदाहरण आपको मिल जाएगा। जियो यूनिवर्सिटी खुली नहीं थी, कागज पर ही वो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शुमार थी। यही विश्वगुरु भारत है। अब इसका क्या करिएगा, आप और हम कुछ कर नहीं सकते। इस देश के लोग माथा पीट रहे हैं, लेकिन करे तो करे क्या? ये मैंने एक दिन और कहा था कि ये सांध काल है भारत की राजनीति का, और सांध काल में बौनों की परछाई लंबी हो जाती है। ये वो समय है कि जहां एक फर्जी डिग्री वाला पूरे दावेदारी के साथ प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है, और जिस व्यक्ति ने एमफिल किया हुआ है वो साहब पप्पू घोषित है। तब आप समझ सकते हैं कि क्या है। तो देश को सरेआम गुमराह करना, और यह बिल्कुल सही है कि कतई जरूरी नहीं है कि आप कौन सी कक्षा पास है। राजनीति में तो यह माना जाता है कि जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा अच्छा करता है जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने कौन सी डिग्री हासिल की है। डिग्री वाले थोड़े विद्वान हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी राजनीति भी कर लें। और अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत अच्छी राजनीति कर सकता है। इसके लिए डिग्री की जरूरत ही नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप मैट्रिक पास है कि नहीं पास है, आपको टिकट मिल जाएगा, आप पार्लियामेंट भी पहुंच जाएंगे, आप प्रधानमंत्री भी बन जाए। प्रधानमंत्री क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर इतना घबराना क्यों? तो पाठक जी, असली मसला यह है कि कल से लोग आपको 420 कहेंगे, इसलिए नहीं दिखाना चाहते। सीधी सी बात यह है कि ये जो विश्वगुरु भारत है ये नकली है और फर्जी है। ये आप नहीं कहलवाना चाहते, इसलिए आप छुपा रहे हैं। तो अब इसी आधार पर ये चल रहा है पूरा। वो और एक नहीं है, आने वाले वक्त में जब इस समय का मूल्यांकन होगा, हम और आप भी होंगे, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, जब 2014 से के बाद के भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो लोग वो अखबार नहीं खंगाल रहे होंगे या गोदी मीडिया के चैनल्स नहीं देख रहे होंगे, वो यहां देख रहे होंगे कि डीबी लाइव की पुरानी जरा बहसें देखी जाएं। उस समय क्या हो रहा था? अब तो आप पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हैं। पार्लियामेंट में सच बोलेंगे वो निकाल दिया जाता है, वो जाएगा ही नहीं साहब, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। माने किसी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनना है तो बोलेगा साहब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अब उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तय करेंगी कि रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लोग यहां देखेंगे, उन तमाम अखबार नहीं जो आज जो तमाम दूसरे वैकल्पिक मीडिया है उसको जाकर के पढ़ेंगे, जो अभी पोर्टल्स हैं उनको जाकर के पढ़ेंगे, वहां शोध होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी बच जाएंगे।
जो वो सोच रहे हैं कि हमने साहब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी कुछ नहीं छोड़ा, पार्लियामेंट के बहस में भी नहीं छोड़ा, हमने गोदी मीडिया का मुंह भी बंद कर दिया, तो कल को आपको कल्कि का अवतार लोग कहेंगे, इससे भूल जाएं। वो सही मूल्यांकन होगा। इतिहास किसी को माफ नहीं करता। वो लोग हैं, अभी इस देश के लोगों की आत्मा नहीं मरी है लोग सच कहने वाले, और बिना उस डर के भी कि आप सजा हो कि फांसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश उनके वजह से चल रहा है, वरना मोदी जी और उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले सारे तो ले डूब चुके हैं इस देश को। क्या बचा है? ट्रंप के सामने चले आए आप, और वहां से हाथ बंध के आ रहे हैं, पैर बंध के आ रहे हैं, बचा क्या है? पूरी इज्जत लुटवा कर वो हमारे उन लोगों के हाथ नहीं बंधे थे, प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए हमें दिख रहे थे। आप इज्जत लुटवा के चले आए। ये भी दर्ज किया जाएगा आने वाले वक्त में। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ नरेंद्र मोदी की डिग्री पर आज हम बात क्यों कर रहे हैं? आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज इस पर सुनवाई थी दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से खड़े हुए थे, और उन्होंने जो दलीलें दी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कई सारे सवाल खड़े करते हैं। वो दलीलें खड़ी करती हैं सवाल, इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उन सवालों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो बातें, जो दलीलें दी गई हैं, उन दलीलों को ज़रा आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, और फिर आना चाहता हूँ फिर शकील अख्तर जी के पास। शकील जी से बहुत कुछ जानना समझना है, लेकिन पहले ज़रा इस डिग्री पे बात कर लेते हैं। ज़रा ले आइए स्क्रीन पे एक के बाद एक इनकी दलीलें देखिए। कह रहे हैं तुषार मेहता जी कि एक छात्र की डिग्री मांगी गई है जो देश का प्रधानमंत्री है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास वर्षवार रजिस्टर है जिसमें सब कुछ उल्लेखित है। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए की मूल डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो प्रचार के लिए या किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद से आए हैं। एक दलील इनकी ये है। उसके बाद कह रहे हैं कि पुट्टा स्वामी मामले में सर्वसम्मति से एक निष्कर्ष पारित किया गया था कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी की रक्षा की जाती है। निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ऊपर है। जानने का अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दोनों की बात यहाँ पर लेकर आए हैं तुषार मेहता जी। तीसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। ये व्यक्तिगत जानकारी कैसे हुई जरा ये बताएंगे तुषार मेहता जी से जब पूछा जाएगा कोर्ट में। अधिकारियों को ये तय करना होगा कि आपका हित क्या है। वे कहते हैं कि सार्वजनिक हित में इसे दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति 1978 में पास हुआ है, ये उसके सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। आप इसका राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि ये डिग्री दी ही नहीं जानी चाहिए, और जो कहा जा रहा है जो उस आरटीआई के तहत है वो गलत है। यहाँ तुषार मेहता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी दलील दे रहे हैं। साबित कैसे करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कह रहे हैं तुषार मेहता कि हमारे पास ये है, लेकिन हम इसे यानी डिग्री है, लेकिन हम इसे नहीं देंगे क्योंकि हम वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम इसे दिखा सकते हैं। सिद्धांत रूप से हमें इसका विरोध करना होगा, अन्यथा लाखों लाखों आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी। इस दुनिया में बहुत से स्वतंत्र लोग हैं जो एक या दूसरी जानकारी चाहते हैं। तुषार मेहता का ये कहना है, ये दलीलें हैं। इन दलीलों में कितना दम है ये तो कोर्ट बताएगा, क्योंकि इसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है ये देखा जाएगा। और विपक्ष जो इनके सामने खड़ा है, जो डिग्री मांग रहा है, वो भी उनका वकील क्या कहता है ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मजेदार तथ्य यहाँ पे है शकील अख्तर जी कि कहीं ना कहीं निजता का अधिकार को ऊपर आप रखिए, आर्टिकल 21 बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ आरटीआई का यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है, उस अधिकार में यह नहीं कहा गया है कि शकील अख्तर चूंकि एक पत्रकार है इसलिए वो नहीं मांग सकते, राजीव रंजन श्रीवास्तव चूंकि सार्वजनिक जीवन में है इसलिए ये नहीं मांग सकता है कोई जानकारी सूचना का अधिकार के तहत, या एक रिक्शा वाला है वो ये जानकारी नहीं मांग सकता, एक ठेला चलाने वाला है या रेहड़ी पटरी वाला है ये जानकारी नहीं मांग सकता। इस देश का कोई भी नागरिक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर ये जानकारी, ये आवेदन मांग सकता है कि मुझे प्रधानमंत्री की डिग्री चाहिए, देखनी है, या मुझे ये चाहिए कि इस डिपार्टमेंट में ये खर्चे कैसे किए गए। ये तो सूचना का अधिकार है, यही तो है ना शकील अख्तर जी।
शकील जी जरा अनम्यूट कर लीजिए। आ गई आवाज आ गई जी। नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए आ रही है जी, आ रही बिल्कुल। अरे हाँ, तो राजीव जी, अगर ये व्यक्तिगत जानकारी है जो नहीं दी जा सकती या नहीं दी जाना चाहिए, तो जब आप चुनाव का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये कॉलम क्यों रखा हुआ है? चुनाव आयोग से कहकर शिक्षा का कॉलम इन्हें खत्म करवा लेना चाहिए था। बिल्कुल, वो कॉलम है उसमें जिसमें आपको शिक्षा की जानकारी, हालांकि ऐच्छिक है वो, आप दें या ना दें, मगर वो कॉलम है उसमें। यह जानकारी किसी भी तरह से व्यक्तिगत नहीं हो सकती। और मान लीजिए कि व्यक्तिगत है, तो ये जो है कुआं दूसरों के लिए आप ही ने खोदा है हुजूर। वो पुरानी कहावत है कि दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उसमें गिरता है। याद करिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अर्नब गोस्वामी से, सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से क्या पूछवाया गया था राहुल से? वो राहुल गांधी का इंटरव्यू था, अर्नब गोस्वामी ने लिया था, और सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से अर्नब गोस्वामी राहुल से पूछते हैं आपकी डिग्रियां, और राहुल वहां जवाब देते हैं। वो वीडियो दिखाया जा सकता है, राहुल जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल की डिग्रियों पे ये हमेशा से संदेह की उंगली दिखाते रहे, जबकि राहुल की कोई डिग्री जो है गलत नहीं है, सारी डिग्री उनके पास है। और आज की तारीख में, अभी आप बिहार का जिक्र कर रहे थे, तेजस्वी यादव वहां सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं। बीजेपी के लोग रोज उनकी डिग्री का सवाल कर रहे हैं। अगर डिग्री इतनी ही व्यक्तिगत है तो बीजेपी के लोगों को तेजस्वी की डिग्री में क्या इंटरेस्ट है? तेजस्वी की डिग्री के बारे में ये लोग क्यों पूछ रहे हैं? और डॉक्टर राकेश पाठक यहाँ बैठे हुए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे को ही लेके गए थे कोर्ट में। गांधी जी की डिग्री के बारे में सवाल किए थे इन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने, ग्वालियर में आके। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने। वो एक बहुत बड़ा मामला है जिसको पता नहीं कांग्रेस वाले आगे ले जा पाए या नहीं ले जा पाए। जितना लड़ सकते थे, डॉक्टर राकेश पाठक ने उस मामले को बहुत बेहतर तरीके से लड़ा। और उस वक्त हमने कहा था कि ये कांग्रेस के जितने बड़े बड़े वकील हैं, इनको इसमें मदद करना चाहिए। क्या कहा था मनोज सिन्हा ने? गांधी जी की डिग्री पे सवाल उठाए थे। भाई, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप नेहरू से तुलना तो रोज करते हैं मोदी जी, मगर नेहरू जी के पास जो डिग्रियां थी उनसे आप मुकाबला नहीं कर सकते। नेहरू के पास जो विद्वता थी उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे थे कि कुंभ के दौरान मैंने कुछ अपने थॉट लिखे हैं, तो नेहरू के लेखन का मुकाबला कर रहे हैं। नेहरू का लेखन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। आज की तारीख में जो बेस्ट सेलर किताबें हैं अभी तक, वो नेहरू उसमें शामिल है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। अभी ये भी चर्चा हुई कि उनकी अन्य जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं उनके बारे में। हमें अच्छी तरह याद है 2007 का विधानसभा चुनाव था गुजरात का, हम कवर करने गए हुए थे 2007 के चुनाव में, और उस वक्त हम ही ने लिखा था अपने अखबार में, पहली बार मोदी जी के विवाह के सारे बारे में। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गए थे और वहाँ जो जानकारी मिली थी, उस टाइम इसको बहुत बड़ी खबर बताया गया था और बहुत बड़ी खबर छपी भी थी। वो कहा गया था ये पहली बार ये खबर आ रही है सारी की सारी, और उसके बाद मोदी जी ने उसको लिखना शुरू किया था अपनी वैवाहिक जानकारी को। 2007 की बातें हमें अच्छी तरह याद है, और रिकॉर्ड में वो सारे अखबार होंगे जो हमने उस पर खबर करी थी, वहाँ से लिखा था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप छुपा कैसे सकते हैं? आप कहते हैं राजनीतिक उपयोग होगा। क्या उपयोग होगा राजनीतिक उपयोग? नेहरू की इतनी डिग्रियां, उनका क्या कांग्रेस ने उपयोग कर लिया? उल्टे आप तो उन पर ब्लेम करते रहते हैं रोज के रोज। गांधी की इतनी डिग्रियां, सभी तो पढ़े लिखे लोग थे, कौन नहीं था? मौलाना आजाद की इतनी डिग्रियां, कौन पढ़ा लिखा लोग नहीं थे, आदमी नहीं था उस वक्त के टाइम में? सबके पास डिग्रियां थी। लेकिन आप जो है 1, 2, 3 हर चीज अपनी छुपा के, और वो सारे आरोप दूसरों पे लगाते हैं कि राहुल ऐसा, नेहरू ऐसा, गांधी जी ऐसे। आज जो है अभी आया है कि केरल में एनआईटी की एक प्रोफेसर को इन्होंने वहां डीन बना दिया, जिन्होंने गांधी जी के वध को उचित ठहराया था। उससे पहले कलकत्ता के एक हाईकोर्ट जज को इन्होंने बीजेपी का टिकट दिया, जिसने कहा था गांधी और गोडसे मैं इनमें फर्क नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता कौन बेहतर है। तो आप जब ये सारे काम कर रहे हैं और आप जब फंसते हैं
तो आप कहते हैं ये व्यक्तिगत जानकारी है। हमारी एजुकेशन की डिग्री, आजकल उसको एचआर कहते हैं, जो बच्चे पढ़ के आते हैं एचआर सबसे पहले वही मांगता है। पहले हमारे टाइम में उसको पर्सनल डिपार्टमेंट कहते थे, वो मांगता है। हमारे टाइम में, यहाँ नाम नहीं लेंगे हम, पूरा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बताएंगे नहीं, लेकिन हमारे पास कई उदाहरण है ऐसे कि हमारे कई दोस्तों ने अपनी डिग्रियों की गलत जानकारी दी और बाद में पकड़े गए, उन्हें मुश्किलें उठाना पड़ी उसके लिए, सबके सब। ये व्यक्तिगत जानकारी कैसे हो सकती है? ये तो हम सबको जगह जगह देना पड़ती है, हर जगह देना पड़ती है। हाँ, एक बात हम मान सकते हैं, उसको मोदी जी में अगर इतनी ईमानदारी है तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जो पढ़ाई होती है उसमें व्यवधान बहुत आते हैं। हम सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जानते हैं, उनकी पढ़ाई में व्यवधान आते हैं। वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देते हैं, सेकंड ईयर का नहीं दे पाते, फिर उसके नेक्स्ट ईयर देते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 3 साल का होता था उस टाइम पे, वो कई बार 4 साल का भी हो जाता है। एमए जो 2 साल का होता था हमारे टाइम में, वो कई बार 3 या 4 साल का भी हो जाता था। लेकिन वो पढ़ाई चलती रहती थी। मोदी जी को मान लेना चाहिए कि भाई मेरी भी पढ़ाई लिखाई जो है वो उसमें व्यवधान आए हैं और मैं ये नहीं कर सका हूं। लेकिन ये कहना कि इससे लोग फायदा उठाएंगे, क्या फायदा उठाएंगे, ये कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता कि किसी की डिग्री हो न हो, इससे क्या फायदा उठाया जा सकता है। आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जिसको आज कांग्रेस ने एक दूसरे तरीके से बहुत अच्छी तरह उठाया है। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस ने ये बाकायदा वीडियो दिखा के बताया कि जब मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और यूरोप पे आरोप लगा रहे हैं टैरिफ के, तो फ्रांस के राष्ट्रपति उनका हाथ पकड़ के रोक देते हैं कि नो नो मिस्टर ट्रंप, आप गलत बोल रहे हैं, असलियत ये है, हम यूरोप वाले आपके लिए, अमेरिका के लिए इतना इतना कर रहे हैं। और फिर वो अपना कांग्रेस दिखाती। अजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी उड़ीसा के प्रभारी थे, पूर्व सांसद हैं और इन सबसे ऊपर बात है कि वो बड़े सीनियर आईपीएस रहे हैं जी। तो उन्होंने मोदी जी का भी दिखा दिया वीडियो कि मोदी जी के सामने ट्रम्प बोल रहे हैं कि इतना टैरिफ लगाते हो हमारे ऊपर और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप वायलेटर हो, आप कानून का उल्लंघन करने वाले हो। वायलेटर बड़ा शब्द होता है। और मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। तो माफ कीजिएगा, डिग्री और एजुकेशन यहां इसलिए होती है कि अगर आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन होती तो आप वहां रोक सकते थे। फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह ज्यादा जोर से नहीं कहते तो हल्के से कह सकते थे कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने क्या कहा कि भारत के अपमान पर मोदी खामोश क्यों, बहुत बड़ा आरोप लगाया। देश का अपमान। शिक्षा, कोई नहीं कहता कि शिक्षा जरूरी है किसी के लिए भी, लेकिन ये सवाल तो हमेशा दक्षिणपंथी उठाते हैं, आप ही उठाते हैं। लोकसभा के अंदर जाने कितनी बार हमने सुषमा स्वराज को और भाजपा के दूसरे नेताओं को उन कम पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाते हुए देखा है, बहुत लिखा है हमने इस पे। हमारे यहाँ तो धारणाएं बहुत चलती हैं, तो लोग थे सुषमा स्वराज ऐसी और फलाना ऐसा, लेकिन वो लोग हमेशा इनका उपहास उड़ाते रहे हैं, हमेशा। और आपको मालूम है संविधान सभा की बैठक में इन दक्षिणपंथी सोच वालों ने, रिएक्शनरी सोच वालों ने यह कहा था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और नेहरू तमतमा के उठ के खड़े हो गए थे। नेहरू ने कहा था आजादी के लिए इन्होंने ही तो कुर्बानियां दी हैं जी, देश के लिए जान तो इन्होंने दी है, अधिकार तो सबसे पहले वोटिंग राइट इन्हीं को मिलेगा। तो शिक्षा पे सवाल उठाने वाले सबसे ज्यादा दक्षिणपंथी हैं। दलित पे वो यही सवाल उठाते हैं, कहते हैं इनका मेरिट नहीं है, इन्हें आरक्षण से नौकरी मिलती है। ओबीसी पे ये सवाल उठाते हैं कि इनका मेरिट नहीं है, इनके पास शिक्षा उस स्तर की नहीं है, उनका परसेंटेज उतना हाई नहीं है, इन्हें नौकरी मिलती है। दलित, ओबीसी, आदिवासी को ये बात समझना चाहिए कि उनके खिलाफ, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनकी मेरिट के ऊपर कौन सवाल उठाता है और कौन उनका बचाव करता है। राहुल गांधी इसीलिए जगह जगह कहते हैं कि एक बार जातिवार जनगणना में करवा के रहूंगा और देश को बता के रहूंगा, और इनकी योग्यता जो है किसी भी तरह से संदेह के घेरे में नहीं है। तो ये जो कुआं खोदा था मोदी जी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, ये कुआं आज इन्हीं के लिए समस्या बन गया है। शिक्षा का सवाल कोई सवाल नहीं है, छुपाना सवाल है कि आप छुपा क्यों रहे हो उसको। आप बता दीजिए कि मेरी शिक्षा इतनी इतनी है। जैसा हमने बताया, एक तर्क है ये, और बहुत ही वाजिब तर्क है ये, कि
कि हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, चाहे कोई भी रहा हो, शिक्षा हमेशा व्यवधान में रही है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुकदमों का उसका सामना करना पड़ा है। कई बार वीसी उसको परीक्षा की अनुमति नहीं देता था। क्यों? क्योंकि आप वीसी से रोज तो लड़ते थे, जाके वीसी कमरे में आप रोज घुस जाते थे। अभी सब बातें यहां हम बता नहीं सकते, इस वक्त बहुत सारी बातें हैं तो सबकी होती हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जो छात्र नेता होते हैं उनकी जिंदगी में ये सारी परेशानी आती हैं, लेकिन वो पढ़ते रहते हैं। वो अगर पीएचडी करने के काबिल होते हैं तो हो सकता है एमफिल पे रुक जाए, एमफिल करने के काबिल होते हैं कई बार उन्हें एमए पे रुक जाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी आवश्यक डिग्रियां जितनी वो चाहते हैं उतनी पूरी करते हैं। तो मोदी जी को बता देना चाहिए कि भाई मेरी पढ़ाई यहाँ हुई है और यहाँ के आगे नहीं हो पाई। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मोदी जी को कम से कम ये तो बता देना चाहिए। आपके पास डिग्री है तो फिर डिग्री से संबंधित जानकारी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगी जा रही है तो उसको देने में, दिलवाने में क्यों आपकी दिलचस्पी नहीं है, क्यों उस पर आप रोक लगाना चाहते हैं? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डिग्री के दम पे ही तो नौकरियां मिलती हैं। सब जगह तो डिग्री लिखनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। आप कितना पढ़े लिखे हैं आपकी उस डिग्री से ही तो पता चलता है। हालांकि ये सही है जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर राकेश पाठक जी ने, कि डिग्री पढ़ लिए, उसके बाद से आप जब सार्वजनिक जीवन में या प्रोफेशनल लाइफ में आप आते हैं तो आपको बार बार हर जगह डिग्री को आपके सिर पर या जेब में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी उसको दिखाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी योग्यता से आपकी पहचान बनती है, उसी डिग्री से आपकी पहचान बनती है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, कितनी जानकारी रखते हैं और किस सवाल का जवाब आपसे हम मांगने की उम्मीद करें, यानी कि आप उस पर उस सब्जेक्ट पर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं डिग्री के दम पे, कोई फिजिक्स में, कोई यानी साइंस में, तो कोई मैथमेटिक्स में, कोई पॉलिटिकल साइंस में, तो कोई कुछ और में। डिग्री आखिर हासिल क्यों करता है? पॉलिटिकल साइंस इसलिए भी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उसी पॉलिटिकल साइंस में, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, मास्टर की डिग्री है उनके पास, इसलिए। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या यहाँ पर डिग्री का मामला फिर से नरेंद्र मोदी की डिग्री, अब ये हम लोगों ने तो उछाला नहीं, कोर्ट में वो दलील पेश की गई, कोर्ट में आज सुनवाई थी, खबर आई, हम आप सबके सामने रख रहे हैं। और खबर में अचंभित करने वाली बात ये थी कि यहाँ पर जो दलील दी जा रही है तुषार मेहता जी की तरफ से, वो दलील आरटीआई के कानून को कमज़ोर करने वाली दलील है, उसको मजबूत करने वाली दलील नहीं है। सरकार अगर एक कानून को कमज़ोर करना चाहे तो फिर यह दुखद है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। अमलेंदु जी क्या कहेंगे? अनम्यूट कीजिए। और जी, अब जो जी ठीक है, ठीक है जी, और अब जो तुषार मेहता साहब की दलील है वो और ज्यादा आरटीआई पर हमला करने वाली है। और बड़े संघर्षों के बाद ये सूचना का अधिकार मिला था, यूपीए की सरकार ने सूचना का अधिकार दिया था। और इसके तहत राजीव जी जो तमाम भ्रष्टाचार होते हैं और भ्रष्टाचार जो लोग करते हैं उनके मामले सामने आते हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है। कई मामले आए हैं आरटीआई के बाद। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने आखिर ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार किया है जिसे छिपाने के लिए तुषार मेहता साहब को इस तरीके की दलीलें देनी पड़ रही है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, उनकी डिग्री असली है, तो देश को ये क्यों नहीं दिखाई जा सकती है? जैसे प्रधानमंत्री जो है वो अपना परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उस परीक्षा की चर्चा में ही दिखा रहे हैं देश के छात्रों को कि देखो भाई मैंने भी बड़ी मेहनत से डिग्री हासिल की है और देखो इतने मेरे अंक आए हैं। तो इसको देश के उन विद्यार्थियों का भला होगा जिनके साथ प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं। तो परीक्षा पे चर्चा राजीव जी कोई व्यक्ति वही कर सकता है जिसने पढ़ाई की है। तो प्रधानमंत्री ने अगर पढ़ाई की है तो बड़ी अच्छी बात है, आप परीक्षा पर चर्चा कीजिए, सुबह से शाम चर्चा कीजिए। सुबह जब 7 बजे परीक्षा शुरू होती है उससे पहले 6:30 बजे भी आप परीक्षा पर चर्चा कर लीजिए छात्रों के साथ, ताकि उनके साथ ठीक ठाक हो जाए। नाले से गैस कैसे बनती है, उससे चाय कैसे बनती है, ये भी शिक्षा आप दीजिए, कोई इस पर रोक नहीं है। आप प्रधानमंत्री, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो तुषार मेहता साहब की दलील है राजीव जी, वो एक तरीके से कहा जाए कि वो प्रधानमंत्री या कुछ ना कुछ तो है कि जिसको छिपाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये साफ तौर पे जाहिर होता है। क्योंकि वो दलील है कि साहब वो किसी व्यक्ति का निजी मामला, अरे भाई प्रधानमंत्री का निजी मामला कैसे हो जाएगा निजी मामला? जैसा शकील साहब ने बताया राजीव जी कि ये तो चुनाव आयोग जो है वो देता है और हलफनामे राजीव भी लगाए जाते हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आप पे कितने मुकदमे चल रहे हैं। कल को अगर दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़ने लग जाए यहाँ आकर और फिर वो कहे कि साहब ये तो मेरी निजी जानकारी है कि मेरे ऊपर कितने मुकदमे हैं और कौन से बम ब्लास्ट में मेरा हाथ था, ये सब तो मेरी निजी जानकारी है, इस प्राइवेसी है, इसको मैं तो नहीं बताऊंगा। तो तुषार मेहता साहब क्या यही दलील लेंगे जाकर? तो प्रधानमंत्री क्या कानून से ऊपर है? कि प्रधानमंत्री के लिए कानून अलग है और देश के आम नागरिकों के लिए कानून अलग है?
ऐसा अभी तक तो नहीं था 70 सालों में, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो तुषार मेहता साहब देश को बताएं तो बड़ी कृपा होगी। प्रधानमंत्री के लिए कानून अलग है और देश के आम नागरिकों के लिए अलग है, प्रधानमंत्री कानून से ऊपर है, तो ये उनको बताना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल राजीव जी इसको लेकर उठते हैं। मुझे लगता है कि अगर अमित शाह जी ने गलत डिग्री दिखाई थी तो प्रधानमंत्री अमित शाह जी को डांटें कि आपने गलत डिग्री क्यों दिखा दी, मेरे पास तो नहीं है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री, ये प्रधानमंत्री बताएं। और अगर उनके पास है और अमित शाह जी ने सही डिग्री बताई थी, तो जब अमित शाह जी सारे देश को जो डिग्री दिखा चुके, उस डिग्री को दिल्ली विश्वविद्यालय को अदालत में जमा करने में क्या दिक्कत आ रही है? अमित शाह जी ने दिखा चुके पूरे देश को कि भाई ये है डिग्री उनकी, ये लिया है उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो जो चीज पहले ही आ चुकी सार्वजनिक तौर पे और प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी मंत्री हैं वो भाजपा अध्यक्ष से जब उन्होंने दिखाई थी, वो दिखा चुके प्रधानमंत्री की डिग्री, तो दिल्ली विश्वविद्यालय आखिर कौन सी प्राइवेसी बचा रहा है? बची कहां प्राइवेसी? भाई प्रधानमंत्री की डिग्री तो आ गई देश के सामने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, बताया है अमित शाह जी ने, पूरे देश में देखा, उन्होंने डिग्री दिखाई। तो आखिर ये प्राइवेसी कौन सी है जो खत्म हो चुकी प्राइवेसी, उसको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन राजीव जी इसके नेता और भी ज्यादा गहरे हैं। जो तुषार मेहता साहब की दलीलें हैं वो साफ तौर पर यह कहना चाहती हैं कि आम आदमी की निजता नहीं है कुछ भी, और आम आदमी को कुछ भी जानने का अधिकार नहीं है। दो बातें वो कह रहे हैं एक साथ, कि आम आदमी की निजता कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री की निजता है क्योंकि वो राजनीतिक जीवन में है, आम आदमी की नहीं है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है, तो राजनीतिक उद्देश्य से ली जा रही है, तो राजनीतिक उद्देश्य से प्राइवेसी खत्म हो रही है। भाई या तो आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं किया जा सकता, चाहे वो आम आदमी हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो आप जब कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक स्वार्थ उससे उद्देश्य से ली जा रही है, इसका मतलब आपने राजनीतिक व्यक्तियों को अलग श्रेणी में डाल दिया, और ये आपने कहा कि एक छात्र जो देश का प्रधानमंत्री है तो उसको आपने अलग श्रेणी में डाल दिया, और देश के आम नागरिक को आपने दूसरी श्रेणी में डाल दिया। दूसरा आपने जो था वो लेकर कह दिया कि भाई जानने का अधिकार नहीं है किसी को, तो ये भी कह दिया। तो यानी एक तरह से कहा जाए राजीव जी, जो संविधान की मूल भावनाएं हैं उनके ऊपर चोट जो है वो की है तुषार मेहता साहब ने। मुझे लगता है कि अगर मामला ठीक से चलता, अब बंद लिफाफे में अगर मान लीजिए दे दी जाएगी, सब जज साहब को दिखा दी जाएगी, अब हमें क्या मालूम कि जज साहब को चिट्ठी लिखकर दे दी जाएगी कि जज साहब फैसला ठीक सा देना, वरना जो है वो आपको वकील कुरैशी की तरीके से या जस्टिस वो थे जो सब थे उनकी तरीके से फिर इंतजाम किया जाएगा। अब ये लिख कर दे दिया है और देश कैसे मालूम, क्या मालूम क्या लिख के दिया गया? तो भाई जो जज साहब को आपको अकेले में दिखाना है तो जज साहब को अकेले आप दिखाना क्यों चाहते हैं? जो चीज है जिसने मांगी है उसको दिखा दीजिए। और फिर वही बात है कि जो चीज सबके सामने आ चुकी है, अमित शाह जी दिखा चुके हैं उसको, और डंके की चोट पर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री है, उसको बहुत बातें होती हैं, देखिए ये डिग्री रही, ये है प्रधानमंत्री को कहा है, तो दे दिया जाए उसको, आखिर दिक्कत क्या है? लेकिन समस्या राजीव जी है कि डिग्री अगर मान लीजिए आ जाएगी, उसके बाद फिर जो और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लोग मांगने लग जाएंगे, तो फिर जो खुलेगा, देखिए वो कहावत है ना कि बुढ़िया मर गई गम उसका नहीं है, मौत ने घर का मुंह देख लिया। तो यह है कि डिग्री दिख जाएगी, इसका गम नहीं है, लेकिन डिग्री के बाद जो और सारी चीजें होंगी कि वो जो एक गुजरात की महिला है उनका पासपोर्ट क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है, विदेश जाने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है, बहुत सारी बातें फिर उठना शुरू हो जाएंगी। पहले क्या लिखा गया था, बाद में क्या लिखा गया, तो ये सारी चीजें उठना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब एक चीज शुरू होगी तो उसके जरिए और चीजें शुरू हो जाएंगी। बहरहाल राजीव जी, अभी जो हाईकोर्ट पहुंचा है मामला, अभी तो यहाँ लंबी बात चलेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चलेगा, तब तक प्रधानमंत्री जो है 100 साल के हो जाएंगे। हमारी अदालतें ऐसी काम करती हैं, तो अभी तक जो है प्रधानमंत्री को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालतें जिंदाबाद। जी, अदालतें जिंदाबाद, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री तब तक हो सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर न रहें और 100 साल की उम्र शतायु हों, वो उससे भी ज़्यादा जिंदा रहें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिग्री दिखानी चाहिए, डिग्री से रिलेटेड जो बातें, जो जानकारियां मांगी गई हैं वो दिखानी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 7 साल तो इस केस के हो गए, अब आगे कितने साल ये केस और खींच कर जाता है वो देखना होगा। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री एक तरफ, दूसरी तरफ उधर नीतीश बाबू ने कल, आपको पता ही है कि 7 लोगों को अपने कैबिनेट में ले लिया, और 7 के 7 जो विधायक हैं, जो मंत्री बने हैं, वो बीजेपी की तरफ से हैं। और यहाँ पर बीजेपी ने एक सेंधमारी ज़बरदस्त की है, वो ये है कि लगभग 2005 के बाद से, दोस्तों 2005 के बाद से नीतीश बाबू की जब से सरकार है और एनडीए की सरकार खासकर है, तो पहली बार है कि 1.5 गुना ज़्यादा संख्या बीजेपी के मंत्रियों की है। यानी बीजेपी मंत्रिमंडल में बीजेपी की संख्या नीतीश बाबू की पार्टी से 1.5 गुना ज़्यादा है। बीजेपी के मंत्री जो हैं वो 21 हो गए हैं और नीतीश बाबू 13 पे अभी बचे हुए हैं, खुद मिला के 14 हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
निशांत बाबू यानी नीतीश बाबू के जो बेटे हैं वो कह रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, कैसे परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों तो जेपी आंदोलन से दोस्त रहे हैं, साथ पढ़ाई की, साथ आंदोलन किया, साथ राजनीति की, तो वो हमारे लिए, और ये भी दोनों यानी तेज प्रताप और निशांत दोनों साथ साथ पढ़े हैं, खेले कूदे आगे बढ़े। एक तरफ ये है तैयारियां इधर की, दूसरी एक परेशानी का सबब उधर ममता बनर्जी। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने की है, वो कह रही हैं आज ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं अधिकारियों की बैठक की थी। बैठक में साफ साफ बांग्ला में है, इसलिए मैं आप लोगों को सुनाया नहीं, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं कि उस बैठक में उन्होंने कहा है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में बीजेपी फर्जी वोटर्स जोड़ रही है। ये वही फर्जी वोटर्स की बात है जो इधर, याद कीजिए, जो दिल्ली में जिसकी खबर आई, जिसकी खबर हरियाणा में आई, जिसकी खबर महाराष्ट्र में आई, जिसके बारे में बिहार में भी चर्चा चल रही है, अब बंगाल में कह रही हैं ममता बनर्जी कि हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर गुजरात, इन सब जगहों से वोटर्स को लाके यहां फर्जी वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। बिहार से बंगाल तक जो खिचड़ी पक रही है, जरा उस पर विश्लेषण चाहिए आपसे, और खासकर ये फर्जी वोटर्स का मामला। आप याद कीजिए, जब कोई इस बारे में बात नहीं करता था, उस समय हम लोग इसी चैनल पे, इसी प्रोग्राम में, न्यूज पॉइंट में फर्जी वोटर्स की बात करते थे। जब सारे लोग ईवीएम की बात करते थे, उस समय हम लोग फर्जी वोटर्स की बात करते थे कि मामला एक सिर्फ ईवीएम तक अटका हुआ नहीं है, मामला फर्जी वोटर्स का भी है, और मामला चुनाव में वोट देने के बाद फर्जी वोट बढ़ाने का भी है। 3 जगह आप याद कीजिए डॉक्टर साहब, जब अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर सब्यसाची दास ने जब रिपोर्ट पेश की थी अपनी, और उसमें उन्होंने 3 मुद्दे को उठाया था कि कैसे वोटिंग को वहां पर प्रभावित किया जाता है, बीजेपी कैसे कर रही है, वो सारी बातें, और पैसे कहां से आ रहे हैं, तो यूएस एड से आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो ट्रंप साहब कह दिए नरेंद्र मोदी के सामने, और उसके बाद भी कई जगह कि हमने दिए वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए पैसे। नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से किसी ने इसका खंडन नहीं किया। जांच कर रहे हैं, ये बता रहे हैं विदेश मंत्रालय से जो खबर आई। इसलिए जानना जरूरी है कि आज ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है, इसको सिर्फ आरोप माना जाए या सच्चाई की तरफ बढ़ते हुए देखें इस घटना, इन ममता बनर्जी की बातों को। राजीव जी, बहुत गंभीर विषय है मतदाता सूचियों में घटत बढ़त का, लेकिन एक बात डिग्री वाले मुद्दे पर और जोड़ना चाहता हूं। शकील साहब ने भी कहा, सभी साथियों ने इस बात को माना कि भारत में सार्वजनिक जीवन में रहने के लिए, राजनीतिक जीवन में रहने के लिए, गांव के पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। हमारे देश में ऐसे ऐसे राजनेता हुए, टी अंजैया थे, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। टी अंजैया राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। शकील साहब मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत हूं। टी अंजैया सिर्फ मिडिल पास थे या प्राइमरी पास थे, लेकिन वे अपने दौर के श्रम कानूनों के इतने बड़े ज्ञाता माने जाते थे कि वे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के उपाध्यक्ष तक की कुर्सी पर पहुंचे थे। पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी लेबर लॉज के बारे में। आज भी हमारे देश में जितने श्रम कानून है, उसमें बहुत सारे कानूनों का श्रेय टी अंजैया को जाता है। फिर दोहरा दूं, उनके पास औपचारिक रूप से हाई स्कूल की भी प्रमाण पत्र मार्कशीट नहीं थी। ये उनके परिचय में देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने इसे छुपाया नहीं कि वे सिर्फ मिडिल पास हैं। इतने बड़े विद्वान थे श्रम कानूनों में। अब आते हैं बंगाल और मतदाता सूची वाले मुद्दे पर। ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है, कुछ दिन पहले राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र के मामले में यही बात कह चुके हैं जी। चुनाव आयोग कुछ भी बताने दिखाने को तैयार नहीं है, मतदाता सूचियां दिखाना नहीं चाहता है। वोटर किस तरह बढ़े हैं महाराष्ट्र में, मतदान के बाद 76 लाख मतदाता बढ़ गए। शिरडी में एक हॉस्टल में 7,000 मतदाताओं के नाम शामिल कर दिए गए। वे किसी कॉलेज संचालक की बिल्डिंग है जो हॉस्टल है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है।
और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में हो, बंगाल में हो, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। अब हर चुनाव में यही तरीका अपनाया जाएगा। जब पूरी दुनिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव जी, जब पूरी दुनिया में यानी भारत के लोग, तमाम पत्रकार ईवीएम का रोना रो रहे थे, तब हम लोग मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात कर रहे थे। ये दूसरा तरीका है। चलिए मान लिया ईवीएम हैक नहीं हो सकती, यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी जी की मौजूदगी में कह चुके कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका मतपत्र है। एलन मस्क से बड़े जानकार तो नहीं हो सकते हमारे भूतपूर्व चुनाव आयुक्त या बीजेपी के आईटी सेल के लोग, अमित मालवीय, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वो परम पवित्र है, अवध्य है ईवीएम, बिल्कुल स्वर्ग से अवतरित हुई है। लेकिन मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसका चेक बैलेंस कहां, उस पर रोक टोक कौन लगा पाएगा? दिल्ली के चुनाव में कितने नाम घटाए और बढ़ाए गए, कहां कहां चीन कर अलग अलग क्षेत्रों में वर्गवार, संप्रदाय, धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम काटना और अपने पक्ष के मतदाताओं के नाम जोड़ना, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये लोकतंत्र का अपहरण है राजीव जी। लोकतंत्र की मुख्य धुरी, उसकी आधार भूमि चुनाव है, मतदान है, मताधिकार है। और जब ये मताधिकार ही इस तरह से मैनिपुलेट हो जाएगा, मतदाता ने जो फैसला सुनाया हो, मशीन से मतगणना के दिन वो कुछ और निकले, जितने असली मतदाताओं ने वोट डाले हैं उसमें थोड़ा सा छौंक लगाकर नकली मतदाताओं के जरिए इधर उधर से बुलाकर सूचियों में जोड़े गए नामों के जरिए आंकड़े को घटा बढ़ा दिया जाए, तो ये पूरे चुनाव का अपहरण ही माना जाए। और ये खास तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है भारतीय जनता पार्टी या सत्ता में बैठे लोगों ने, और इसकी मदद में चुनाव आयोग साथ लगा है, पूरी सरकारी मशीनरी इसमें साथ देती है। इसलिए अगर ममता बनर्जी ने समय रहते इस बात को रखा है, अपने पार्टी के अधिकारियों, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बात रखी है, तो केंद्र को भी थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में वैसी मनमर्जी नहीं चल पाएगी जैसी महाराष्ट्र या हरियाणा में चल गई, जहां उनकी सरकारें थीं। झारखंड में शायद नहीं चला पाए होंगे, इसलिए क्योंकि वहां उनकी सरकार नहीं थी और अंत में भी वे सरकार में नहीं आ पाए। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे गंभीर विषय है। अब इस देश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके मताधिकार को किस तरह बदला जा रहा है। ये उनके साथ छल है, धोखा है, ये लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है, धोखा है, छल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, जरा आपसे भी समझूं, नीतीश बाबू से लेकर उधर पश्चिम बंगाल तक की हम बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ अब बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं? यहाँ अगर एक्सपोज होने की बात, तो नरेंद्र मोदी की डिग्री, वहाँ पर भी एक्सपोज होते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, बीजेपी दिखाई देती है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश, और उसमें भी अति पिछड़ा, अति दलित में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी कर रही है। अभी जो कल 7 जो नए मंत्री बनाए गए हैं, उनमें इन चीज़ों का वहाँ ऑलरेडी मिश्रण है, वो दिखाई देता है। तीसरी तरफ अगर देखें, मतलब यहाँ भी एक्सपोज, तीसरी तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल है, जिसके ये तीनों को जरा क्लब कीजिए तो आपको लगता है कि बीजेपी एक्सपोज हो रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जगहों पर जीत के आई पिछली दफा, लेकिन क्या अब जबकि अब बात हो रही है वोटर लिस्ट की, तो क्या हम ये अब पिछले चुनावों की तरफ भागें तो वहां भी ऐसे ही दिखाई देगा? जो रणदीप सुरजेवाला ने मांगा है, जो मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि 2009 से 2024 तक के वोटर लिस्ट दे दीजिए, 2009 से 2024 तक के वोटर लिस्ट पे दिसंबर में एप्लीकेशन याचिका दायर की जाती है। दिसंबर में ये कल हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर, दिसंबर में ये कहा जाता है 2 महीने बाद, अब कल उसकी सुनवाई हुई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, और कल दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुझे 3 महीने का समय दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि ये लिस्ट हमें देनी है कि नहीं देनी है।
क्या चल रहा है? मामला कोर्ट में है, हम ये सवाल हो सकता है ना पूछ पाए, विचाराधीन है, लेकिन फिर भी एक विश्लेषक होने के नाते यह सवाल तो उठता है ना प्रोफेसर साहब। और इसीलिए ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान जाता है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं उस पर ध्यान जाता है, इसीलिए अखिलेश यादव जो कहते हैं या राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं इधर महाराष्ट्र को लेकर जो बातें, सुप्रिया सुले और उनके साथ संजय राउत जिनका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, तब ध्यान जाता है। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए राजीव जी, ये तो तय है कि जहां कुछ फर्जी काम हुआ वहां वो नहीं दिखाना चाहते, चाहे वो डिग्री का मामला हो या वोटर लिस्ट का। छिपाता कौन है? जिसे डर होता है। अब लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली पर, सरकार चलाने के तरीके पर और यहां तक कि चुनाव आयोग पर, इसमें कोई अब शक रह ही नहीं गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका कितनी निष्पक्ष है, कुछ बचा है कि नहीं बचा है। मुझे तो अब सीधे तौर पर लगता है कि इस देश के लोकतंत्र को अपाहिज बना दिया जा चुका है। अगर डेमोक्रेसी इतनी अपाहिज नहीं होती तो आज जुडिशरी खड़ी होती, लोकतंत्र को बचाने के लिए वो सिर्फ बोल ही नहीं रही होती, वो जजमेंट भी दे रही होती, फैसले भी दे रही होती। लेकिन इतना उसको कमजोर किया जा चुका है और उन्हें ये लगता है, जो लोग सत्ता में हैं, कि हम कभी महाकुंभ का आयोजन करेंगे, कभी कुछ और इवेंट लेकर के आएंगे तो लोगों की आंखों में हम धूल झोंक देंगे। लोगों के विवेक को खत्म किया जा रहा है। विश्वविद्यालय क्यों मिटाए जा रहे हैं? ताकि वहां पढ़े लिखे नहीं लोग सवाल ना करें। ये पूरा जो आज्ञा पालक समाज तैयार किया जा रहा है, मोदी जी कहे दिन तो दिन, वो कहे रात तो रात, कोई सवाल खड़ा ना हो। विपक्ष के साथ क्या किया गया? विपक्ष को इतना कमजोर बना करके पेश किया जा रहा है। आज राहुल गांधी को डेमोक्रेसी में नेता विपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, लेकिन आपने तो वो छोड़ा ही नहीं। ये नेहरू के कद की बात करेंगे और नेहरू जी से तुलना करेंगे। नेहरू जी तो वो थे जब विपक्ष की संख्या बल भी नहीं था उसके पास, तब भी विपक्ष को वो सम्मान मिलता था, क्योंकि डेमोक्रेसी सत्ता और विपक्ष दोनों के मिलकर के बनती है, संवैधानिक संस्थाओं के स्वायत्त बने रहने से बनती है। लेकिन आप जवाबदेही तय ही नहीं करना चाहते, आप वो रखना ही नहीं चाहते, तो आपको यही सब करना पड़ेगा। चुनाव आयोग आपकी मुट्ठी में होगा। अब बंगाल में जो हो रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कि बंगाल जैसे राज्य में, वहां पहले से भी चुनावी हिंसा का इतिहास है, और अगर ज्यादा कुछ होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़े पैमाने पर हिंसा, तो आप कैसे उस डेमोक्रेसी को बचाएंगे? और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग के अधिकारी लेंगे क्या, या उनका अब दूसरा तरीका है कि नहीं, अब ऐसे अगर नहीं चुनाव जीत सकते हैं तो सरकार को ही उस तरह से लांछित करके और खत्म कर दिया जाए, जैसे नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार तो लग रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी के चंगुल में है, वो उन सारी शर्तों पर काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी अगर इसी तरीके से झुकते चले गए तो क्या बचेगा बिहार में? बंगाल में ममता बनर्जी अगर एक बार टूट गई तो क्या बचेगा? किसान आंदोलन चल रहा है, कितना चला, क्या हुआ, एक सवाल नहीं। सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है।
अब लोगों को ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और ये होता है कि 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, जो चल रहा है उसी में। अब उनको समझना पड़ेगा कि जो चल रहा है उसको चलने नहीं देना है, या ठीक हो जाएगा छोड़ देते हैं, ये नहीं होगा। जो संविधान ने उन्हें राइट दिया है उसकी रक्षा तो करनी होगी। अब हालत ये है कि डकैती पड़ रही है, नागरिकों के अधिकारों पर डकैती पड़ रही है। इसको तो सुरक्षित करना होगा, इसको तो बचाए रखना होगा। इसलिए जरूरत है कि अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं, ये वो समय आ चुका है जब लोगों को वोट करके जब आप सरकार बनाते हैं तो खड़े होकर के पूछने की जरूरत है। ऐसे नहीं होगा कि बन गई तो अब ठीक हो गया, नहीं, खड़े होकर के जरूर, तभी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, जवाबदेही आप तभी तय कर पाएंगे। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी ना। शकील जी, जरा आपसे भी समझूं, यह जो बिहार से लेकर उधर पश्चिम बंगाल तक की जो कहानी है इसको ज़रा बताइए, और ख़ासकर इधर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आज बैठक हुई है असम के नेताओं के साथ, कल केरल के नेताओं के साथ बैठक होगी, उसमें क्या चल रहा है, कितनी रणनीतियाँ और कितना यहाँ कहें तो गहराई से ये बैठकें चल रही हैं, और क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं विपक्ष की। आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। जी आ रही है? जी आ रही है। देखिए राजीव जी, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पे बोलना चाहेंगे। आज आपने बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है डिग्री वाला, और अभी कहा जा रहा है, हमारे दोस्तों ने भी कहा कि एक बार आप प्रोफेशन में आ जाते हैं तो फिर शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है डिग्री की, मगर प्रैक्टिकल में ऐसा है नहीं है। आजकल जो है बच्चे जब कोई नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनसे उनके मदर फादर की शैक्षणिक योग्यता पूछी जाती है। खास तौर से प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट वाले आज ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों से कि आपके यहाँ एजुकेशन कितनी पीढ़ियों से है जी। यह आश्चर्यजनक बात है। और वो मदर फादर की ही शैक्षणिक योग्यता नहीं पूछते, वो कोशिश करते हैं कि उससे पहले ग्रैंड फादर मदर की भी शैक्षणिक योग्यता पूछे। ये कॉरपोरेट का एक नया तरीका है, तो हम आपको ये बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मदर फादर की शैक्षणिक योग्यता तो हर जगह हर डॉक्यूमेंट में बच्चों से आजकल लिखवाई जाती है। तो ये शिक्षा का सवाल बहुत बड़ा है, इसमें छुपाने से कुछ नहीं होगा, एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जाएगा। दूसरी एक बात हम और बताएं, आपने जो सवाल पूछा है आज केरल की मीटिंग का, आज देखिए केरल में और असम में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आज कांग्रेस ने असम की मीटिंग करी है, कल केरल की करेगी। ये दोनों प्रदेश कांग्रेस के लिए इतने इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि पिछले 2 बार से वो यहाँ लगातार हारती चली आ रही है। और केरल में तो ये है कि कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, मगर पिछली बार वहाँ लेफ्ट की सरकार रिपीट हो गई थी। तो इसलिए कांग्रेस जो है यहाँ पे अपनी सारी तैयारियों को केंद्रित कर रही है। और आपको याद होगा कि खड़गे जी ने कहा था, जो दिल्ली का CWC था नवंबर में, कि हमें चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से कर लेना चाहिए। तो उसी सिलसिले में ये तैयारियां हो रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी हैं और अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए केरल में तो कांग्रेस ने इस बार लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 20 सीटों में से 15 में उसका जो फ्रंट है, यूनाइटेड फ्रंट जो है, वो जीता है, और वोटिंग परसेंटेज भी उसका बहुत अच्छा रहा है। तो वहाँ पे उसके बहुत अच्छे चांस है। और असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर बहुत विरोध हो रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति भी जो पूरी की पूरी जो है वो सारी की सारी ध्रुवीकरण पे आधारित है। काम कुछ हो नहीं रहा, विकास हो नहीं रहा। चाय बागान के लोग जो सबसे बड़ी संख्या है वहाँ पे परेशान हैं, आदिवासी वहाँ परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। तो गगोई को लेके सामने रख के कांग्रेस इस बार वहाँ पे बड़ी तैयारी कर रही है। और ये इसलिए है कि हेमंत शर्मा बिस्वा को भी लग रहा है कि गगोई जो है उसको बड़ा चैलेंज दे सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर वो व्यक्तिगत आरोप लगाने लगी है
अब आप देखिए, बीजेपी कहती है कि साहब व्यक्तिगत क्यों पूछ रहे हो? अरे तुम व्यक्तिगत शादी ब्याह के आरोप लगा रहे हो, किसकी पत्नी कौन है, किसकी पत्नी विदेश में कहाँ गई? अरे कोई आरोप अगर है तुम्हारे पास, किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसके ऊपर एफआईआर करो, गिरफ्तार करो। जी आपके पास डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, लेकिन आप क्या करते हैं कि मीडिया के जरिए सारा का सारा माहौल बना देते हैं और उस आदमी को बदनाम करने की आप पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम जरूर बताना चाहेंगे कि देखिए, एक ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट आई है और उस पे भारत की जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है उस पे बड़े गंभीर सवाल पैदा किए गए हैं। आज उसको लेके कांग्रेस ने बड़े जबरदस्त सवाल किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों में से 100 करोड़ लोगों के पास अपनी रोटी खाने के बाद, रोजमर्रा के खर्चे चलाने के बाद कोई भी पैसा बचत के लिए नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 140 करोड़ भारतीयों में से 100 करोड़ की हालत है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और भारत के जो 10% सबसे ज्यादा अमीर हैं, उनके पास 57.07% संपत्ति है, राष्ट्रीय आय है। 10% लोगों के पास 50% से ऊपर हो गई है। और सबसे गरीब जो 50% है, उनके पास केवल 15% है। बहुत बुरी स्थिति है। मिडिल क्लास की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसकी इनकम ठहरी हुई है, पारिश्रमिक में कोई वृद्धि नहीं है, वेतन में कोई वृद्धि नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ये कांग्रेस ने एक अलग से कहा है, असंगठित ग्रामीण क्षेत्रों में वेतनभोगी की स्थिति खराब है। और ये जो अभी निवेश के लिए इतने बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश ने किया, बीजेपी के दूसरे राज्य कर रहे हैं, वहां निवेश के लिए किसी के पास पूंजी नहीं है, केवल जाते हैं और सरकार खर्च कर देती है, बचत नहीं है, एफडीआई नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। इस समय। इसमें एक बात ऐसी जोड़ना स्थिति में- चाहूंगा शकील जी, जी। इसमें एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं के भी वो हो आंकड़े हो, कहीं की भी रिपोर्ट हो, सरकार की अपनी रिपोर्ट है जिस पे सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाती है कि 82 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। 82 करोड़ लोगों को, 140 में से 82 करोड़ लोगों को अगर आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लोग बिलो पॉवर्टी लेवल हैं। तो इसलिए ये आंकड़े और भी वहां पुष्ट करते हैं सरकार की ही बातों को। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 100 करोड़ की प्रियंका गांधी बात करती है, उसमें 82 करोड़ तो यही हो गए। बिल्कुल। 82 करोड़ को अगर आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके पास आमदनी का और कोई साधन नहीं है। नहीं है। आप मुफ्त अनाज उन्हीं को दोगे ना जिनको आमदनी का कोई साधन नहीं है। तो 82 करोड़ को तो आपने आमदनी रहित कर दिया बिल्कुल। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, और उनको आप अनाज दे रहे हो। तो 100 करोड़ देश के आदमी के पास बचत नाम की कोई चीज नहीं है। अभी हमने एक बात बताई थी, इस पे बीजेपी के लोगों ने बड़ा विरोध किया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक जगह हमने बोर्ड लिखा हुआ देखा, हमने पहली बार देखा और लोगों ने देखा हो तो पता नहीं, कि यहां सोना खरीदा जाता है। सर्राफे की बड़ी दुकान, सोना खरीदा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बड़ा सीधा मतलब हुआ कि आप अपनी झिझक छोड़िए, शर्म छोड़िए, सीधे लेके आइए और कहिए हमें बेचना है। नहीं तो मिडिल क्लास को बड़ी शर्म आती है। मिडिल क्लास के लिए सोना सम्मान की तरह है, इज्जत की तरह है। नहीं बेच पाता, अपने किसी रिश्तेदार को भेजता है, किसी पड़ोसी को भेजता है, छुपके भेजता है, कम दामों में बेचता है, लेकिन अपना नाम उजागर नहीं होने देता। और आपको बताएं, इससे पहले सर्राफा बाजारों की जयपुर की आई थी, इंदौर की आई थी, कई जगहों की आई थी, बड़ी रिपोर्ट आई थी कि सोना बेचने वालों की तादाद बढ़ी। तो सोना कौन बेचता है जब घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं होता? बड़ी बड़ी समस्या आ जाती है। ये स्थिति है, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले हमने लिखा रहता था कि यहाँ पे सर्राफे का काम होता है, यहाँ पे गहने बनाए जाते हैं, यहाँ आप उचित दामों में सोना खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ सोना खरीदा जाता है। सबसे खतरनाक चीज है, आप आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को और उनकी शर्म और झिझक को मिटा रहे हैं कि आप चुपचाप आ जाइए, अपनी पोटली वहां रख दीजिए, हम आपको चुपचाप पोटली में रख के वापस नगद कैश दे देंगे। जी, शर्म की बात है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 82 करोड़ तो वो कर दिए इन्होंने, और उनके रोजगार के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है आपके पास उनके लिए। आपके पास क्या है? आप सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसी ने काम किया, अगर अनवरत किसी ने काम किया कुंभ के दौरान, तो मीडिया ने किया।
मीडिया की जो वाहवाही है कि बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया आंकड़े हैं। अरे कुंभ आंकड़ों के लिए कभी नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। मोदी जी भी ये कह रहे हैं, योगी जी भी ये कह रहे हैं। अरे कुंभ तो सैकड़ों सालों से होता रहा है, हर शासन काल में होता रहा है, सबने करवाया है, एक से एक शानदार व्यवस्थाएं की है, लेकिन चुपचाप की, कभी किसी ने इसका प्रचार नहीं किया। लेकिन आपने एक नई शुरुआत कर दी है ये, अब हर राज्य जो है ये यही करेगा, सुविधा मिले या न मिले आंकड़ों का खेल दिखाया जाता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं कि किस तरह से आप खाली प्रदर्शन करो और नतीजा क्या होता है कि अमेरिका से हथकड़ी बेड़ी बांध के आ जाते हैं और आप वहां बोल नहीं पाते। आज जो कांग्रेस ने वीडियो दिखाया बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इसको ज्यादा लोग दिखा नहीं पाएंगे लेकिन सोशल मीडिया पे चलेगा। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति हाथ पकड़ के कह रहे हैं, हाथ पकड़ा उन्होंने ट्रंप का, नो मिस्टर ट्रंप, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठे हुए हैं। ट्रंप साहब बोले जा रहे हैं कि भारत ने ये किया, वायलेट किया, आप उल्लंघन करते हो नियमों का, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और हम कहने को विश्वगुरु हैं। तो भैया विश्वगुरु ऐसा नहीं होता है, विश्वगुरु होता है जिसकी धमक होती है, जिसकी अथॉरिटी होती है, जिसका इकबाल होता है। और आप तो अमेरिका के सामने बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। बहुत तो जरूरी चीजें हैं, मतलब कितनी बातें हैं, $350 मिलियन, $350 मिलियन पाकिस्तान को दिया अमेरिका ने, आप विरोध का एक शब्द नहीं बोल पाए। $350 मिलियन आपके ऊपर टैरिफ का इल्जाम लगा रहे हैं और उसको खुले हाथों से पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को, आप नहीं बोल पा रहे, अभी तक नहीं बोला कि भाई क्यों दे रहे हो ये पैसा, ये हमारे खिलाफ ही यूज होगा, ये भारत के खिलाफ ही यूज होगा, ये यही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देगा पाकिस्तान। नहीं बोल पा रहे आप, क्यों? क्योंकि आप ट्रंप के सामने बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आना चाहूँगा अमलेंदु जी आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें, इन बातों का विश्लेषण हम कर रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की डिग्री से लेकर वेस्ट बंगाल में फर्जी वोटर्स तक, फर्जी वोटर्स का मामला अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। ममता बनर्जी ने अगर ये बात कही है और उन्होंने कही है कि वोटर्स ये बाहर से लेके आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से लेके आ रहे हैं, यही बात तो सब्यसाची दास की रिपोर्ट में थी और यही बात राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और यही बात संजय राउत भी लगातार कह रहे हैं। चुनाव आयोग में अब चुनाव आयुक्त बदल चुके हैं, राजीव कुमार की जगह पे ज्ञानेश कुमार आ गए हैं, लेकिन बदला क्या है? हकीकत में कुछ बदला है या उसी ढर्रे पे उसी ढंग से अब आगे भी चुनाव होगा? फिर हम लोग विश्लेषण करना छोड़ देते हैं। शेयर बाजार कहाँ डाउन हुआ इसकी बात करेंगे और कुछ और करेंगे। रुपया आज 87 रुपये 37 पैसे पे पहुंच गया, 100 के आंकड़े को पार करेगा बहुत जल्दी, इसकी बात करें। कुछ चाबहार पोर्ट की बात कर लें, कुछ और बात कर लें, भारत और पाकिस्तान के मैच की बात कर लें, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, चुनाव की बात करना छोड़ दें। फिर अमलेंदु जी। राजीव जी अगर चुनाव की बात करना छोड़ दें तो शेयर बाजार की भी बात कैसे करें? शेयर बाजार भी जो है उसके भी तो कुछ पता नहीं है कि कहाँ गिर रहा है, कहाँ उठ रहा है और क्यों गिर रहा है, क्यों उठ रहा है। मालूम पड़ता है कि एक रात में ही आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बन गए उनकी पत्नी जो है वो 800 करोड़ रुपया कमा लेती हैं, क्योंकि एग्जिट पोल आ जाता है। मालूम पड़ता है कि उनकी पत्नी की कंपनी जो है वो 800 करोड़ रुपया कमा चुकी है। तो ये तो अब शेयर बाजार का राजीव जी हाल है। शेयर बाजार में भी आप देखिए कि वो सेबी क्या कर रही है और कौन किसकी बचत कर रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है, कैसे शेयर उठाए और गिराए जा रहे हैं। तो घपला तो राजीव जी सब जगह है। जाहिर सी बात है राजीव जी, अगर राजनीति में गड़बड़ है तो उसका असर शेयर बाजार पे भी है, देश की अर्थव्यवस्था पर भी है, आम आदमी की रोजी रोटी पर भी है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी है। तो इसलिए चर्चा तो राजीव जी करनी पड़ेगी इस चुनाव को लेकर, और ये भी चर्चा करनी पड़ेगी कि चुनाव कैसे हथियाए जा रहे हैं। विश्लेषण हम अपनी जगह करते रहेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो जनता की बात है वो विश्लेषण करेंगे, जनता क्या चाहती है, कौन सी जनता क्या चाहती है, कितने लोग क्या चाहते हैं, ये विश्लेषण हम निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चर्चा फिर ये भी होगी कि क्या क्या जनता की राय अलग रखकर किस तरीके से चुनाव हथियाए जा रहे हैं। अब राजीव जी जो एक बात चल रही है कि वो 40 लाख मतदाता जो है वही सब जगह घूमते रहते हैं और इसीलिए वोटर लिस्टें नहीं दी जा रही हैं। वोटर लिस्टें राजीव जी देखिए सर्वर पर मौजूद है, जैसा गुरदीप सिंह सप्पल साहब ने कहा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि वोटर लिस्ट जब सर्वर पर मौजूद है तो आपको देने में दिक्कत क्या है। मांग की गई थी सर्वर पर आप दे दीजिए, लेकिन वो देने में दिक्कत ये राजीव जी कि जिस फॉर्मेट में दी जा रही है उस फॉर्मेट में जांच नहीं हो सकती। और कांग्रेस की मांग ये है कि आप हमको एक्सेल शीट में दीजिए।
दी जा रही है पीडीएफ है उसमें, और उसको भी एनकोडिंग किया जा रहा है ताकि आप उसमें कोई जांच नहीं कर सकें। एक्सेल शीट में जब वो आएगी तो आप एक क्वेरी चलाकर ये जांच कर सकते हैं कि अमलेंदु उपाध्याय का नाम कितने राज्यों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दर्ज है और नरेंद्र मोदी का नाम कितने राज्यों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दर्ज है। वहां से एक घपला पकड़ में आ जाएगा कि 40 लाख मतदाता किस तरीके से कहां घूम रहे हैं। ठीक उसी तरीके से राजीव जी कि मोदी जी किसी भी देश में जाते हैं, मालूम पड़ता है कि वहां भारतीय तो जो है वो जो रह रहे हैं 10,000, लेकिन मोदी जी की मोदी करने के लिए इकट्ठा हो गए 1 लाख। तो ये 1 लाख कहां से चले जाते मालूम पड़ता है कि वही जहाजों में भरकर अमेरिका भी घूम रहे हैं, वही जो है वो यूनान भी घूम रहे हैं, मिस्र भी घूम रहे हैं। तो मौज की मौज है और मोदी के नारे भी लग रहे हैं। तो यही घूम फिर कर जो मतदाता भी घूम रहे हैं। तो ये घपला एक बड़ा घपला है और इसकी तरफ कांग्रेस का ध्यान गया है और लोगों का भी अब राजीव जी ध्यान जा रहा है। ये बड़ी बात है जी। यानी ये मसला अब सिर्फ जो है वो कांग्रेस का मसला नहीं रह गया, अब ये आम आवाम का, आम जन का मसला बन रहा है। और जब ये चीजें बढ़ेंगी तो जनता सड़कों पर उतरेगी इसके लिए कि मोदी जी ये बताइए कि हमने तो आपको वोट दिया नहीं था, आप प्रधानमंत्री बने कैसे? आके वोट दिया किसने आपको? अमित शाह के वोट से बन गए प्रधानमंत्री क्या? तो ये सवाल उसमें शुरू हो जाएंगे। तो ये राजीव जी बड़ी चीज जो है वो हो रही है। मुझे लगता है कि हमें चर्चा तो निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी और ध्यान भी रखना पड़ेगा कि देश के अंदर चल कहाँ क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जरा सोचिए, पता कीजिए कि एक आदमी के कितने वोट हैं, किन किन राज्यों में हैं, किन किन जगहों पे, एक ही राज्य में अलग अलग शहरों में भी है क्या। और अमूमन ऐसा देखने को मिलता है। कई मेरे ही जानकार कहते हैं कि मैं तो वहाँ का वोटर भी हूँ, वहाँ का भी वोटर भी हूँ। जब ऐसे नॉर्मल ऐसी बातें अगर सामने आती हैं और सरकार, चुनाव आयोग अगर कोई ऐसी धांधली करवाने लगे जहां आप निश्चिंत रहिए, अपना कोई प्रमाण पत्र दीजिए और हम यहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ आपको वोटर बना देंगे, फिर वोट देने भी ले जाएंगे, बढ़िया घुमाएंगे फिराएंगे, बढ़िया वहाँ घूम के आइए और मौज कीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो चुनाव का विश्लेषण बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी।